तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के खनिज संसाधनों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों खनिज संसाधन एक ऐसा टॉपिक है जो जीके, स्टैटिक और ज्योग्राफी के अंदर बहुत बार पूछा जा रहा है और इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव्स रिपीट हो के पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह क्लियर करना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको खनिज क्या है ये चीज़ समझाऊंगा। इसके अलावा जितने भी खनिज भारत के अंदर पाए जाते हैं उसके क्या इस्तेमाल हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। और आपका काम हमेशा की तरह नोट्स बनाते हुए चलना है। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले समझो कि हमारी जो धरती है या सौर मंडल है या हमारी आकाश गंगा है जिसको आप मिल्की वे कहते हो या फिर पूरा ब्रह्मांड ही क्यों ना हो, यूनिवर्स ही क्यों ना हो, वो सब तत्वों से मिलकर बना है। तत्व यानी कि एलिमेंट। आपने ये पीरियोडिक टेबल जरूर देखी होगी, इसको आवर्त सारणी कहते हैं हिंदी के अंदर। ये सारे के सारे जो तत्व हैं ये हमें धरती से या प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अब इसमें से 94 तत्व ऐसे हैं जो सीधे हमें नेचर से मिलते हैं और बाकी के जो तत्व आपको दिख रहे हैं ये सब मानव निर्मित है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि धरती से भी हमें सीधे तत्व नहीं मिलते हैं। धरती से हमें सीधे तौर पे खनिज मिलते हैं। खनिज जो होते हैं वो एक तत्व से मिलकर भी बन सकते हैं, दो तत्वों से मिलकर भी बन सकते हैं या दो से ज्यादा तत्वों से मिलकर भी बन सकते हैं। हमारा काम यह होता है कि हम वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल करें और उन तत्वों को खनिजों से अलग अलग करके समझ सके, पढ़ सकें। ठीक है, तो खनिज हमें डायरेक्टली मिलते हैं धरती से। अब ये खनिज हमें धरती के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं कि भाई ये कितने साल पुराने हैं, हजारों साल, लाखों साल पुराने हैं, या हमें सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के बारे में बता सकते हैं, या हमारे ब्रह्मांड के बारे में भी बता सकते हैं कि कहीं से कोई चीज आई होगी, कोई उल्का पिंड गिरा होगा। तो इससे एक तरीके से हिस्ट्री आपको पता चल सकती है। तो विज्ञान की दृष्टि से एक बहुत जरूरी चीज है खनिज। तो अब ये खनिज हम प्राप्त कैसे करते हैं? तो देखो इसके नाम में ही है खनि प्लस जय। यहाँ पे जो खनि वर्ड है वो संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है खान या फिर खदान, यानी कि एक ऐसा तत्व या फिर एक ऐसा यौगिक जिसको पृथ्वी में से खोद कर निकाला गया हो, उसी को खनिज कहा जाता है। इसका इंग्लिश में नाम भी मिनरल है। जो मिनरल शब्द है वो अंग्रेजी शब्द माइन से निकला है और आपको पता है माइन का मतलब भी खदान या फिर खान ही होता है। तो जो चीज माइनिंग करके निकाली गई है, खोद कर निकाली गई है, वही खनिज है। अब देखो खनिज को आप दो तरीके से बांट सकते हो। एक खनिज होता है धात्विक और एक होता है अधात्विक। जिस खनिज के अंदर धातु की मात्रा ज्यादा होती है या फिर धातु की मात्रा होती है, थोड़ी सी भी होती है, वो धात्विक खनिज कहलाता है और उसको आप अयस्क के नाम से भी जानते हो। जैसे कि लो अयस्क। लो अयस्क एक खनिज है जिसके अंदर लोहे की मात्रा है, उसी में से लोहे को हासिल किया जाता है। और आपको पता है लोहे का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो अयस्क किसको कहेंगे? एक ऐसा खनिज जिसके अंदर धातु की मात्रा हो। इसका मतलब सारे अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं होते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। सारे अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं होते। तो अब आप एक परिभाषा दे सकते हो खनिज की कि खनिज एक प्राकृतिक रूप से धरती के भूगर्भ में पाए जाने वाला अकार्बनिक तत्व या यौगिक होता है जिसमें अपने भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। अभी एक सिंपल सी परिभाषा है, कोई दिक्कत ही नहीं है कि प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, उसके अंदर गुण होते हैं। कौन से गुण? भौतिक गुण, रासायनिक गुण होते हैं और ये धरती के भूगर्भ के अंदर पाया जाता है। उदाहरण के तौर पे नमक, जस्ता, चूना, पत्थर, लोहा, बॉक्साइट, कोयला, ये सब के सब खनिज हैं। इन सब की अपनी संरचनाएं हैं, सबके अपने भौतिक गुण हैं, रासायनिक गुण हैं और ये सब सीधे सीधे जमीन से पाए जाते हैं या फिर धरती से पाए जाते हैं। अब भारत में खनिजों का जो संरक्षण है वो भारत का खनन मंत्रालय या फिर खान मंत्रालय करता है। और खनन मंत्रालय के अंतर्गत दो इंपॉर्टेंट विभाग हैं जो काम करते हैं। एक है भारतीय खान ब्यूरो या फिर IBM, जिसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है। इसकी जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी। इसका काम ये है कि कोयले के अलावा जितने भी खनिज संसाधन हैं उनका संरक्षण, वैज्ञानिक विकास, पर्यावरण सुरक्षा, इन सब के बारे में बात करना और इन सब के मामले को आगे बढ़ाना। यह एक बहुविषयक सरकारी संगठन है। अभी आपने देखा कि बहुत सारे काम ही करते हैं, वैज्ञानिक विकास भी करते हैं, संरक्षण भी करते हैं, पर्यावरण सुरक्षा पे भी ध्यान देते हैं। तो काफ़ी सारे काम ये एक साथ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा विभाग है वो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर GSI, जिसकी स्थापना हुई थी 4 मार्च 1851 में। जी हाँ, ये बहुत ही पुराना विभाग है, दुनिया के सबसे पुराने संगठनों में से एक है। ये एक वैज्ञानिक एजेंसी है।
इसका जो मुख्यालय है वो भारत के कोलकाता में स्थित है। मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत हुई थी रेलवे के लिए कोयले का भंडार ढूंढने से, क्योंकि उस टाइम पे जो रेलवे चलती थी वो इसी तरीके से चलती थी, ईंधन के लिए कोयला इस्तेमाल होता था। तो उसके लिए विभाग बनाया गया था कि कोयले के भंडार ढूंढो जिससे रेलवे चल सके। आज की तारीख में जीएसआई बहुत सारे काम करती है, जैसे कि पृथ्वी विज्ञान की जानकारी देना। आपने देखा होगा कि कई सारे सर्वे है जो जीएसआई करके लेके आती है, चाहे वो वर्षा का हो, बाढ़ का हो, कृषि का हो, तो ये सारे कार्य ये करती है। इसके अलावा जो इस्पात, कोयला, धातु, सीमेंट, बिजली उद्योग, इन सभी की जानकारी भी यही विभाग उपलब्ध करवाता है। तो ये दोनों विभाग जो हैं वो खनन मंत्रालय के लिए काफ़ी सारा काम करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं भारत में खनिजों के वितरण की। तो भारत में खनिजों का जो वितरण है वो काफ़ी असमान है। आपको जो प्रायद्वीपीय भारत नजर आएगा और जो मध्य भारत नजर आएगा, यहाँ पे खनिज जो है बहुत अच्छी मात्रा के अंदर। इसमें मुख्यतः हमें खनिज की पेटियों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि खनिज की पेटियां क्या होती है, तो देखो खनिज की पेटियां वो क्षेत्र होते हैं जिसमें कई सारे खनिज के भंडार पाए जाते हैं। जैसे कि भारत के 3 क्षेत्र हैं, एक है उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, एक है दक्षिण पश्चिमी पठारी क्षेत्र और एक है उत्तर पश्चिम क्षेत्र। इन सभी जगहों पे बहुत सारे खनिज की पेटियां पाई जाती हैं। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र जो है वो खनिजों के मामले में सबसे ज़्यादा समृद्ध है, क्योंकि यहाँ पर खनिज बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। स्पेशली यहाँ पे कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, कायनाइट, क्रोमाइट और अन्य तरीके के खनिज भी पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये जगह। आप मैप में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और साथ में छत्तीसगढ़, ये जो हिस्सा है ये उत्तर पूर्वी हिस्सा कहलाता है और इसको खनिजों का हृदय स्थल भी कहा जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, तेलंगाना, थोड़ा सा महाराष्ट्र और थोड़ा सा छत्तीसगढ़, ये जो पूरा एरिया है इसको मध्यवर्ती पेटी भी कहा जाता है। और जो राजस्थान है और गुजरात का ये एरिया है इसको उत्तर पश्चिमी पेटी कहा जाता है। तो अलग अलग हिस्सों के हिसाब से अलग अलग खनिज बटे हुए। अगर आप दक्षिण की तरफ देखोगे तो गोवा, कर्नाटक और थोड़ा सा तमिलनाडु, ये सब कुछ मिला के दक्षिण पश्चिमी पेटी बनती है जहां पे बहुत से खनिज पाए जाते हैं। तो दक्षिण पश्चिम का एक एरिया हो जाता है, उत्तर पूर्वी एक एरिया हो जाता है, मध्यवर्ती एरिया हो जाता है और उत्तर पश्चिमी एरिया हो जाता है। ज़्यादातर जो उत्तर भारत के ये वाले राज्य हैं यहाँ पे खनिज बहुत कम अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और है कि ज़्यादातर धात्विक खनिज जो होते हैं, जिसको आप अयस्क भी कहते हो, वो प्रायद्वीपीय भारत के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको ये तो बता दिया कि भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग खनिज पाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर कंट्रोल किसका होगा? तो देखो संविधान में जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसके अंदर आती है 3 सूचियां, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। उसकी संघ सूची के अंदर जो खनिज संसाधन है उनको जगह दी गई है। तो इसका मतलब अगर खनिज संसाधनों पे कोई कानून बनाना होगा तो वो केंद्र सरकार बनाएगी, लेकिन मेनली जो नियंत्रण होता है वो राज्य सरकारों के हाथ में ही होता है खनिज संसाधनों का। जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान के अंदर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, तो उन खनिजों पे जो हक है वो राज्य सरकार का होगा, क्योंकि इसको बेच के वो राजस्व कमा सकते हैं। आपको पता है कि ये बिजनेस का अच्छा खासा सोर्स है, तो राज्य सरकार खनिज संसाधनों पे रियायतें दे सकती है। तो अब आपको क्या क्या समझ में आ गया कि खनिज क्या होता है, इसके अलावा खनिज पाया कैसे जाता है, बनता कहाँ है, भारत में कहाँ पाया जाता है। अब हम कुछ एक मुख्य खनिजों की बात करने वाले हैं एक एक करके, जो भारत के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं, जिससे प्रश्न बनते हैं। शुरुआत हम लोग करेंगे लौह अयस्क के साथ। जो लौह अयस्क होता है वो एक धात्विक खनिज होता है, सीधी सी बात है, इसमें लोहा पाया जाता है। लौह अयस्क भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज है, क्योंकि इससे भारत को आर्थिक फायदा बहुत सारा होता है, क्योंकि भारत बहुत सारा लौह अयस्क जो है वो निर्यात करता है। निर्यात के मामले में भारत विश्व का चौथा देश है जो सबसे ज़्यादा लौह अयस्क निर्यात करता है। इसके अलावा उत्पादन के मामले में भी भारत चौथा देश है आज की तारीख में। वर्तमान में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का निर्यात जो है वो ऑस्ट्रेलिया करता है और उत्पादन जो है वो चीन करता है। ठीक है, भारत में लौह अयस्क का सबसे अच्छा उत्पादन ओडिशा में होता है। जो भारत की प्रमुख खाने हैं जिससे लौह अयस्क निकलता है वो है क्योझर, जो कि आपकी ओडिशा के अंदर है, एक है सुंदरगढ़ खान जो कि ओडिशा के अंदर है, और एक है बैलाडीला जो कि आपकी छत्तीसगढ़ के अंदर है। ये 3 इंपॉर्टेंट खाने हैं, इनसे सवाल बन चुके हैं, तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं टिन की। भारत में टिन का ज़्यादातर उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। टिन का जो उपयोग है वो कई औद्योगिक कामों के अंदर होता है, जैसे कि इमारतों के निर्माण में, रक्षा के लिए
हथियारों के निर्माण में, धातु की चद्दर बनाने में इत्यादि इसके कई सारे यूज है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो प्रमुख खदान है भारत के अंदर वो छत्तीसगढ़ के अंदर है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं अभ्रक की। अभ्रक को इंग्लिश में मीका के नाम से भी जाना जाता है। अभ्रक जो है वो नम्य होता है, हल्का होता है, चमकीला होता है, पारदर्शी होता है, परतदार होता है और विद्युत रोधी होता है, यानी कि विद्युत का बुरा चालक होता है। इसमें से इजीली विद्युत नहीं गुजरती है और साथ ही ये जलता भी बहुत मुश्किल से। तो जो विद्युत संबंधी चीजें हैं वो अभ्रक से बनाई जा सकती हैं। भारत में जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है और आंध्र प्रदेश में भी जो नेल्लौर खदान है वो इसकी प्रमुख खदान है। इसका नाम याद रखना, नेल्लौर खदान। इसके बाद बात करते हैं तांबे की, यानी कि कॉपर की। मानव इतिहास में तांबे की धातुओं का महत्व काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो बर्तन बनाने में हो या फिर हथियार बनाने में हो। तांबे से विद्युत की तारें बनाई जाती हैं क्योंकि ये विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है और साथ ही औद्योगिक मशीनरी भी बनाई जाती है जो कि काफी इफिशियंट होती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2021-22 की रिपोर्ट के हिसाब से मध्य प्रदेश ने 53% और राजस्थान ने 40% तक का उत्पादन किया था तांबे का। और पूरी दुनिया की बात करें 2020 के हिसाब से तो चिली एक ऐसा देश है जिसने 5.7 मिलियन टन तांबा खनन किया था। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि चिली एक ऐसा देश है 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से जो सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है तांबे का। ठीक है, इसकी जो प्रमुख खदानें हैं उसमें खेतड़ी का नाम सबसे ऊपर आता है जो कि राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। इसके अलावा सीकर की खानें हैं, सिरोही की हैं और अलवर की हैं। मध्य प्रदेश में मलाज खंड जो कि बालाघाट के अंदर है, ये एक इंपॉर्टेंट खदान है जिसमें से तांबा निकलता है। तो तांबा एक बहुत ज़रूरी खनिज है, इसके बारे में आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हीरे की। हीरा जो है वो कार्बन का सबसे शुद्ध और कठोर रूप है। हीरा एक अधात्विक खनिज है, ये चीज याद रखना। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा हीरा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है और विशेष रूप से मध्य प्रदेश के पन्ना शहर को हीरों का शहर भी कहा जाता है। देश का 32% हीरा जो है उसका उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है। इसकी जो प्रमुख खदान है वो पन्ना खदान है। 2022 में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हीरे का जो खनन है वो रूस में हुआ था, तकरीबन 42 मिलियन कैरेट। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत जरूरी है। तो वर्तमान में रूस और साउथ अफ्रीका ये दो इंपॉर्टेंट केंद्र हैं हीरो को लेके। अच्छा, हीरो का जो सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है वो बेल्जियम के एंटवर्प में है। जैसे भारत की अगर आप बात करोगे तो भारत के गुजरात का जो सूरत शहर है वहाँ पे हीरे का काम सबसे ज़्यादा होता है, वैसे ही बेल्जियम के एंटवर्प में भी हीरे का व्यापार सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हीरा एक इंपॉर्टेंट खनिज हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं सोने की। अब सीधी सी बात है, हीरे की बात हो गई तो सोने की भी करनी पड़ेगी। सोना एक मूल्यवान धातु है क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिलता है, आपको पता है, जिससे कि गहने बनते हैं, आभूषण बनते हैं। भारत में सोने को पारंपरिक रूप से बहुत ही शुभ माना जाता है और जरूरी माना जाता है। हर शादी के अंदर सोना तो होता ही है हमारे यहाँ पे, आपको पता है। अगर आप भारत की बात करो तो भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, तकरीबन 80% से ज्यादा। और कर्नाटक में ही दो इंपॉर्टेंट खदानें हैं, एक है कोलार और एक है हुट्टी। ये जो हुट्टी है वो दुनिया की सबसे पुरानी खदानों में से एक है। इसके अलावा केदरू कोचा और हीरा बुद्धिनी भी दो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खदानें हैं, इनको जरूर याद रखना। ठीक है, लेकिन इतना सारा खनन होने के बाद भी, उत्पादन होने के बाद भी भारत को सोना बाहर से आयात करना पड़ता है क्योंकि भारत में सोने की खपत बहुत ज्यादा है। बहुत का मतलब बहुत ज्यादा है। तो इसी स्थिति के अंदर आपको जितना भी सोना यहाँ देखने को मिलेगा उसमें ज्यादातर सोना जो है वो विदेशी सोना है, विदेश से आयात होके आता है। आपने कई पुराने लोगों को कहा होगा कि हमारे पास भारत का सोना है, अपना सोना है। ठीक है, शुद्ध सोना जिसको वो कहते हैं, क्योंकि वो अपनी धरती से निकला है। तो लोग उस सोने को आसानी से बेचते नहीं है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अच्छा, दुनिया भर में सबसे ज्यादा सोने का जो उत्पादन है वो इस वक्त चीन में हो रहा है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हमने सोने की बात कर ली, हीरे की बात कर ली, तो हम चांदी की बात कैसे ना करें। तो इसके बाद हम बात करते हैं चांदी। मैं आपको बता दूं कि चांदी की कोई डायरेक्ट खदानें नहीं होती, मतलब ऐसी कोई खदान नहीं है जिसमें से आप डायरेक्टली चांदी निकाल सको। चांदी को जो है बेसिकली और शीशे से हासिल किया जाता है और शीशे की खदानों के अंदर ही चांदी पाई जाती है और ये इतने कम अमाउंट में पाई जाती है भारत के अंदर कि भारत को चांदी भी विदेशों से आयात करनी पड़ती है। तो ज्यादातर जो चांदी होती है वो भारत की नहीं होती है। अगर आप प्रमुख खदानों की बात करोगे तो राजस्थान की जावर माइंस के अंदर चांदी को खोदा जाता है जिप्सम के साथ,
शीशे के साथ। आंध्र प्रदेश के कुछ एक जिले हैं जैसे कि कडप्पा हो गया, गुंटूर हो गया, कुरनूल हो गया, इन जिलों के अंदर भी चांदी का खनन किया जाता है। झारखंड में संथाल परगना, ये भी एक इंपॉर्टेंट खान है जहाँ से किया जाता है खनन। और कर्नाटक में चित्रदुर्ग और बेलारी, ये भी इंपॉर्टेंट खदानें हैं जहाँ से चांदी का खनन किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो खनन है चांदी का, वो राजस्थान की जावर माइंस में ही होता है। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे कि चांदी के जो अयस्क पाए जाते हैं उनका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? झाग पल्लवन विधि से। ये साइंस की एक टेक्निक है, झाग पल्लवन विधि, इसका नाम आपने सुना होगा। तो इससे सवाल पूछा जाता है कि इसका शुद्धिकरण कैसे होगा, तो आपको लिखना है झाग पल्लवन विधि। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, और पूरे विश्व में मैक्सिको के अंदर होता है। मैक्सिको के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा खदानें पाई जाती हैं जहां से चांदी निकाली जाती है। तो ये हो जाती है आपकी चांदी। इसके बाद हम बात करते हैं जस्ता और सीसा की, क्योंकि इन्हीं के साथ चांदी पाई जाती है तो इनकी बात हम एक साथ ही कर लेते हैं। जस्ता और सीसा मुख्यतः एक ही साथ पाए जाते हैं। इनका भारत में राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, जो कि जावर माइंस के अंदर होता है, आपको पता है। लेकिन पूरे विश्व के अंदर चीन के अंदर सबसे ज़्यादा जस्ता निकलता है, और मिसिसिपी जो कि यूएसए का एक राज्य है, वहाँ से निकलता है सीसा। चीन से जस्ता और मिसिसिपी से सीसा। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं जिप्सम की। जिप्सम की बात जो है वो मृदा वाली वीडियो के अंदर भी हो चुकी है, आपको जैसा कि पता होगा कि जो जिप्सम का एक यूज ये होता है कि जो क्षारीय मृदा होती है, लवणीय मृदा होती है, उसकी क्षारीयता या फिर लवणता को कम करने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सीमेंट और प्लास्टर के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चिकित्सा में हड्डियों के प्लास्टर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट खनिज है। ठीक है। इसके अलावा इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है भारत के अंदर, वो राजस्थान के अंदर होता है 90% तक। और राजस्थान में भी बीकानेर जो जिला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले भी इंपॉर्टेंट है, इनमें भी पाया जाता है जिप्सम। लेकिन बीकानेर मेन है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कोयले की, जो कि सबसे ही इंपॉर्टेंट मानता हूं जिस चीज़ को मैं, जिसमें से सवाल भी बहुत उठते हैं। जो कोयला होता है वो ईंधन के रूप में उपयोग में लिए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। कोयले के अंदर कार्बन बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 प्रकार में बांटा गया। सबसे पहले आता है पीट कोयला, जो कि सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की मात्रा 40 से 50% तक होती है। यह आंशिक रूप से विघटित वनस्पति से बनता है, यानी कि पेड़ पौधों के सड़ने से बनता है। अन्य कोयलों की तुलना में इसमें जो पानी है, यानी कि नमी है, वो बहुत ज्यादा होती है, 60 से 70% तक, और कार्बन बहुत कम होता है। लेकिन जब ये सूख जाता है ना, तो सूखने के बाद ये आग के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, मतलब तेजी से आग पकड़ सकता है। तो ये बिजली के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब बिजली संयंत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पीट कोयला सबसे निम्न श्रेणी का हो जाता है। इसके बाद आता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयले को थोड़ा सा भूरा कोयला भी कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग थोड़ा सा भूरा भी होता है। इसमें कार्बन की मात्रा अराउंड 67% तक होती है, और इसमें राख की मात्रा भी 6 से 19% तक होती है। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है बिटुमिनस कोयला, जिसको काले कोयले के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक टार जैसा पदार्थ पैदा होता है, जिसको आप बिटुमेन या फिर डामर भी कहते हो। जो डामर डलता है ना, वो भी कहते हो आप इसको। ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 85% तक होती है, और सभी कोयलों में से यही एक कोयला है जो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन सा? बिटुमिनस कोयला। इसके बाद आता है सबसे ऊपरी कोयला, जिसको आप लोग कहते हो एंथ्रेसाइट कोयला, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर पाया जाता है, वो भी बहुत थोड़े अमाउंट के अंदर। यह कठोर भी होता है, भृंगुर भी होता है, और काला भी होता है। तो इंपॉर्टेंट कोयला है। यह उच्च रैंकिंग का कोयला होता है, जिसमें 80 से 95% तक कार्बन होता है। जब ये जलता है तो ये नीली लौ के साथ जलना शुरू करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल पूछ लिया जाता है कि नीली लौ के साथ कौन सा कोयला जलता है, तो आपको लिखना है एंथ्रेसाइट कोयला। तो कार्बन की मात्रा के आधार पे 4 टाइप के कोयले हो जाते हैं। अच्छा, अगर भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो है वो झारखंड में होता है कोयले का। झारखंड एक इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ से कोयला निकलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भंडार बहुत ज़्यादा है। अगर आप खदानों की बात करोगे तो झारखंड की झरिया खदान जो है, झरिया कोयला क्षेत्र, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर क्षेत्र है सिंगरौली क्षेत्र, सिंगरौली कोयला क्षेत्र, वहाँ से भी कोयला निकलता है। जो ओडिशा के अंदर तालचर कोयला क्षेत्र है, वहाँ से भी कोयला निकलता है।
जो पश्चिम बंगाल में रानीगंज और आसनसोल की खानें हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। और आखिर में तेलंगाना के अंदर सिंगरेनी सिंगरेनी एक खान है, वो भी काफ़ी ज़रूरी है। तो ये सारी खदानें जो हैं इनसे सवाल बनते हैं, इनको ज़रूर याद रखना है आपको। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 11वें नंबर का जो हमारा खनिज है, जो कि है क्रोमाइट। ये जो है एक अयस्क है, धात्विक है। इसमें से क्रोमियम धातु प्राप्त की जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसका जो मेन उत्पादन है वो उड़ीसा के अंदर होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और एक आखिरी खनिज जो है इस लिस्ट का वो है बॉक्साइट, जो कि एक अयस्क ही होता है, वो भी धात्विक होता है, क्योंकि इसमें से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। अब एल्यूमिनियम का यूज़ तो कई जगह पे होता है, आपको पता है, बर्तन भी बनते हैं, ग्रिल्स भी बनती हैं, आपने जगह जगह देखी होंगी। और इसका जो उत्पादन है वो भी आज की तारीख में उड़ीसा में ही सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आपके कुछ एक प्रमुख खनिज हैं जो भारत के अंदर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी और आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न आती है, कोई क्वेरी आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही।